सरकार पर अनुराग ठाकुर का पलटवार, कहा कुछ लोगों के संसद आने पर रोक लग गई। कभी भी वो सदन की कार्यवाही नहीं चलने से बहाने ढूंढते थे, आज वो बहिष्कार करते हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान, कहा सत्ता में आए तो आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले बीजेपी और बजरंग दल के नेताओं को भेजेंगे जेल। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने मंत्रियों से किया विभागों का बंटवारा, डिप्टी सीएम शिवकुमार को दिया सिंचाई और बैंगलोर सिटी डेवलपमेंट विभाग, जबकि खुद के पास रखा वित्त मंत्रालय। सीएम केजरीवाल ने तेलंगाना के सीएम केसीआर से मुलाकात, केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ मांगा समर्थन, अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार का मामला। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर ओम प्रकाश राजभर का तंज, कहा वो करे तो रासलीला और हम करे तो कैरेक्टर ढीला। अखिलेश ने बीजेपी के महाजनसर्प और अभियान पर उठाए थे सवाल। नमस्कार, मैं निशि भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। नए संसद भवन का कल उद्घाटन होना है, जिसको लेकर राजनीति गरमाई हुई है। इसी बीच अब दिल्ली पुलिस को इनपुट मिला है कि नए संसद भवन के बाहर दीवारों पर एंटी सरकार और एंटी पीएम स्लोगन लिखे जा सकते हैं। इस इनपुट के आधार पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक नए संसद भवन के आसपास दिल्ली पुलिस का स्टाफ तैनात किया गया है। करीब 70 पुलिसकर्मियों के स्टाफ को सुरक्षा में लगाया गया है। साथ ही एसीपी रैंक के अधिकारी मार्केटिंग और इसी के साथ ही मॉनिटरिंग पर तैनात रहेंगे। जिस तरीके से संसद पर सियासत बढ़ चुकी है, उसी बीच सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिसकर्मी भी अब तैनात नजर आ रहे हैं। कल आपको बता दें कि संसद भवन का उद्घाटन होना है, जिसको लेकर तैयारियां अब जोरों शोरों पर है और ऐसा बताया जा रहा है कि दीवारों पर स्लोगन लिखे जा सकते हैं, जिसको लेकर अब 70 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। पीएम मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, जिसको लेकर पहले से गरमाई हुई सियासत अब कल इसकी हकीकत हमें देखने को मिलेगी, जिसको लेकर अब कल का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला और इसी के साथ यादगार भी रहने वाला है कि कल नए संसद भवन का उद्घाटन होगा, जिसको लेकर 70 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है और आसपास की व्यवस्थाओं को लेकर अब जायजा लिया जा रहा है। आपको बता दें, संसद पर सियासत जो है वो अब लगातार बढ़ चुकी है। कि पीएम मोदी कल नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, जिसको लेकर अब कल का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसी के साथ आपको बता दें, मन की बात कार्यक्रम का भी कल हो सकता है कार्यक्रम और इसको लेकर अब देखने वाली बात होगी कि संसद भवन के कार्यक्रम को लेकर अब क्या कुछ बातें सामने आएंगी। और इसी को लेकर आपको बता दें, कल 28 मई है और 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन होना है और कई समय से इस 28 तारीख का विपक्ष से लेकर आम जनता भी इंतजार कर रही है। और इसी बीच अब कल वो दिन आ ही गया कि जब नए संसद भवन का उद्घाटन होगा, जिसको लेकर बता दें कि एंटी पुलिस और इसके अलावा जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है। और इसी के साथ आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं नए संसद भवन की तस्वीर कि किस तरीके से नया संसद भवन होने वाला है। आपको बता दें किस तरीके से नए संसद भवन पर सियासत कुछ इस तरीके से बढ़ चुकी है और आपको बता दें साथ ही एसीपी रैंक के अधिकारी मॉनिटरिंग पर रहेंगे। और इसके अलावा आपको बता दें कि और तमाम बातें सामने आ रही हैं, जहां पर करीब 70 पुलिसकर्मियों के स्टाफ को सुरक्षा में लगाया गया है। पुलिस का स्टाफ पूरे तैनाती के साथ संसद भवन की सुरक्षा में जुटा रहेगा, क्योंकि कल प्रधानमंत्री के अलावा भी कई ऐसे दिग्गज नेता और सांसद वहां पर मौजूद होंगे इस कार्यक्रम में।
शोभा बढ़ाने के लिए और तमाम नेता भी वहां पर मौजूद रहेंगे, जिसके साथ नए संसद भवन का कल उद्घाटन होना है, जिसको लेकर राजनीति गरमाई हुई है। इसी बीच अब दिल्ली पुलिस को इनपुट मिला है कि नए संसद भवन के बाहर दीवारों पर एंटी सरकार और एंटी पीएम स्लोगन लिखे जा सकते हैं। एंटी सरकार और एंटी पीएम स्लोगन का मतलब आप समझ ही सकते हैं कि बहिष्कार को लेकर अब तमाम बातें लिखी जा सकती हैं, जिसको लेकर अब इस इनपुट के आधार पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक नए संसद भवन के आसपास दिल्ली पुलिस का स्टाफ तैनात कर दिया गया है। इस खबर से जुड़ी अधिक जानकारी के साथ हमारे साथी ओमशील भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से अब एक खबर सामने आ रही है कि इनपुट के सोर्सेज के मुताबिक दिल्ली पुलिस अब तैनात हो चुकी है। आपको बता दें, दीवारों पर एंटी सरकार और एंटी पीएम स्लोगन लिखने की बात सामने आ रही है। ये आखिरकार क्या कुछ होने वाला है कल 28 तारीख को? निशी, कल 28 तारीख है। कहीं ना कहीं ये इस देश के लिए काफी अहम दिन है, क्योंकि जिस तरीके से आप देख रही होंगी, जो 28 तारीख नए संसद भवन के उद्घाटन का डेट तय किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उसका उद्घाटन होना है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल अहम बन जाता है। और वहीं दूसरी ओर जो खाप पंचायत की महिलाएं हैं, वो कल वहां महापंचायत करने वाली है, संसद भवन का घेराव करने वाली है, हम यूं कह सकते हैं। और कहीं ना कहीं इसके मद्देनजर सुरक्षा भी वहां पर, सुरक्षा का वहां पर चाक चौबंद इंतजाम कर दिया गया है प्रशासन द्वारा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? जिस तरीके से बताया जा रहा है एंटी स्लोगन्स लिखे जा सकते हैं, और इसके अलावा सांसद भी वहां पर मौजूद होंगे और तमाम नेता भी। ये इंटेलिजेंस के द्वारा ये रिपोर्ट आई है कि कुछ एंटी स्लोगन लिखे जा सकते हैं। तो इसके मद्देनजर प्रशासन ने अपना पूरा इंतजाम पहले से कर लिया है और पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। और कोई भी अनहोनी ना होने को ये प्रशासन भी देख रही है। और कहीं ना कहीं ये काफी अहम बन जाता है कि जो 28 तारीख नए संसद भवन का उद्घाटन का दिन है, तो वो उस दिन कोई अनहोनी ना हो देश की राजधानी में। बहुत बहुत शुक्रिया ओम, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। इसी के साथ खबर में आगे बढ़ती हैं, जहां पर नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने नीति आयोग की बैठक से भी दूरी बना ली है। नीतीश कुमार ने केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि सत्ता में बैठे लोग आजादी की लड़ाई के इतिहास को बदल देंगे। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सीएम नीतीश ने कहा कि नीति आयोग की बैठक और नए संसद भवन के उद्घाटन में शामिल होने का कोई मतलब नहीं था। नए संसद की क्या जरूरत थी? मैंने बार बार कहा था कि सत्ता में बैठे लोग इस देश के इतिहास को बदल देंगे, इतिहास को भुला देंगे। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव से हैदराबाद में मुलाकात की। केजरीवाल के साथ सीएम भगवंत मान और दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी भी इसमें शामिल थी। इस दौरान केजरीवाल ने केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ उनका समर्थन मांगा और इससे पहले केजरीवाल ने अध्यादेश का विरोध करते हुए इसे असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बताया था। केजरीवाल इससे पहले इस मुद्दे पर ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव से समर्थन मांग चुके हैं। जिस तरीके से आप तमाम तस्वीरें भी देख सकते हैं, और आपको बता दें कि अध्यादेश के खिलाफ पहले भी उन्होंने काफी बार समर्थन मांगा। तेलंगाना के सीएम से मिले केजरीवाल और केजरीवाल ने केसीआर से बातचीत की और इसको लेकर अब नए अध्यादेश पर बात छिड़ सकती है। आपको बता दें कि इस खबर के साथ और जानकारी के लिए हमारे साथ आप प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, और आप प्रवक्ता जिस तरीके से हमारे को इस मुद्दे पर और ज्यादा जानकारी देंगे, तो इसके साथ ही आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी, जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तेलंगाना के सीएम से चंद्रशेखर राव से हैदराबाद में मुलाकात की, इसको लेकर क्या कुछ चर्चाएं हुई? जी,
जिस तरीके से आप देख सकते हैं तेलंगाना में पहुंचे केजरीवाल, जहां पर उन्होंने केसीआर से बातचीत की और आपको बता दें अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगा है और इसके अलावा तमाम बातें सामने आई हैं। सूर्य जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बताएं। सूर्य जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल न्यूज वॉच इंडिया में। धन्यवाद। सूर्य जी, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि केजरीवाल के साथ सीएम भगवंत मान और दिल्ली की शिक्षा मंत्री भी इस वक्त पहुंचे और इस दौरान केजरीवाल ने केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ उनका समर्थन मांगा है। आखिरकार ये पूरी बातचीत में हुआ क्या? देखिए, आपको ये मालूम होगा कि 2015 के वक्त में जब आम आदमी पार्टी एक बहुत प्रचंड बहुमत की सरकार के साथ दिल्ली में आई थी, तो इस हार से बौखलाई हुई नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिल्ली में सर्विसेज के मामले में सारी बातें, सारे अधिकार एलजी को दे दिया था। हमने 8 साल की लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और हमने माननीय उच्चतम न्यायालय पर भरोसा था और उसी भरोसे को जताते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में सर्विसेज के सारे मामले चुनी हुई सरकार के पास रहेंगे। पर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार एक ऐसी निर्लज्ज सरकार है, एक ऐसी अलोकतांत्रिक सरकार है, एक ऐसी संविधान की हत्या करने वाली सरकार है जिसने उस 8 साल के बाद आए फैसले को 8वें दिन अलोकतांत्रिक तरीके से एक अध्यादेश लाकर पलट दिया। अगर सरकार, कोई भी सरकार सुप्रीम जाती है सुप्रीम कोर्ट, वो उससे एक फैसला आता है तो क्या केंद्र की सरकार अध्यादेश लाकर फैसले पलटेगी? भारत के सुप्रीम कोर्ट को भारत के संविधान का, लोगों के अधिकारों का, भारत का रक्षक बनाया है और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगी, हम अध्यादेश लाके पलट देंगे। यह एक प्रकार की तो तानाशाही चल रही। इसी तानाशाही के खिलाफ अरविंद केजरीवाल जी उद्धव ठाकरे जी से मिले, नीतीश जी से मिले, शरद पवार जी से मिले, चंद्रशेखर जी से मिल रहे हैं आज। तो हम उनसे समर्थन मांग रहे हैं कि राजनीति होती रहेंगी लेकिन लोकतंत्र और संविधान को बचाना जरूरी है। इसी प्रकार अगर यह ऑर्डिनेंस को राज्यसभा में नहीं रोका गया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार कल को किसी और मामले में ऑर्डिनेंस लाएगी, कल को ऑर्डिनेंस लाएंगे, कल को सारे नियम बदल देंगे, कल को चुनाव रोक देंगे। तो इसी जो लोकतंत्र की हत्या चल रही है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ फैसले को न मानने की लड़ाई, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ जाने की जो लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने छेड़ रखी है, उसी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल जी देश भर में तमाम नेताओं से मिल रहे हैं और लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए उनसे सहयोग मांग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सूर्य जी आपका तमाम जानकारी के लिए और हमारी चर्चा में इस पर पूर्ण जानकारी देने के लिए। इसी के साथ खबर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक कल होगी। इसी के साथ बैठक में एनडीए के सभी विधायक इसमें मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी, दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे इसमें मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर कैबिनेट समेत सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। बता दें कि विधान परिषद उपचुनाव को लेकर बैठक होगी और एमएलसी की 2 सीटों पर चुनाव को लेकर बैठक होगी। चुनाव को लेकर मतदान, मॉक पोलिंग की जाएगी। चले खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां पर कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार किया गया। कांग्रेस की ओर से 24 और विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इन विधायकों की शपथ लेने के बाद कर्नाटक सरकार की कैबिनेट में कुल मंत्रियों की संख्या 34 पहुंच गई। कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि हमने क्षेत्रीय, जातीय और सामाजिक न्याय की दृष्टि से फैसला लिया है। हमने हाईकमांड के साथ इस पर गहन चर्चा करने के बाद ही मंत्रिपरिषद तय किया है। हम अगली कैबिनेट बैठक पर अपने किए वादों पर फैसला लेंगे। अगली कैबिनेट बैठक जून में होने की संभावना है। वहीं कांग्रेस विधायक, बता दें कि रुद्रप्पा लमानी को मंत्री पद नहीं मिलने पर उनके समर्थकों में नाराजगी है। लमानी के समर्थकों ने कांग्रेस कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। लमानी के एक समर्थन ने कहा कि बता दें कि बंजारा समुदाय के नेता रुद्रप्पा लमानी का नाम बीती रात तक मंत्री पद की शपथ लेने के लिए नेताओं में शामिल था, लेकिन आज उनका नाम लिस्ट से गायब है। अगर हमारे नेता को मंत्री पद नहीं मिला तो हम इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। हमने 75% वोट कांग्रेस को दिए, तो हमारे समुदाय से कम एक नेता को मंत्री पद मिलना ही चाहिए।
मेरठ में महापौर और पार्षदों के शपथ समारोह में वंदे मातरम ना गाने का मामला अब गर्माने लगा है और अब हिंदूवादी नेता अपना विरोध जता रहे हैं। इसी बीच आज कमिश्नरी के सामने ओवैसी का पुतला फूंका गया और एआईएमआईएम को बता दें कि पार्षदों पर कार्रवाई की मांग की गई। हिंदूवादी नेता सचिन बता दें कि सिरोही का कहना है कि अगर एआईएमआईएम के पार्षदों पर कार्रवाई नहीं होती तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अध्यक्ष है एआईएमआईएम के ओवैसी जी, उनका पुतला फूका है और वो इसलिए फूका है कि कल यहाँ समारोह था नगर निगम का, महापौर और पार्षद जो शपथ ग्रहण समारोह था उसके अंदर यहाँ पर थाना मेडिकल लगता है और ओवैसी जी के जो पार्षद हैं उन पार्षदों ने 5-6 पार्षद थे, उन 5-6 पार्षदों ने मतलब आप देखिए वंदे मातरम जब हमारे संविधान में है और सब लोग खड़े होकर उस गीत को गा रहे हैं, वो ना तो खड़े होकर गा रहे थे ना वो बैठ के गा रहे थे, फोन में लग रहे थे और उसके साथ एक महिला ने वहां उन्हें टोका तो उन्होंने दुर्व्यवहार किया। उसके बाद अगर जनता ने वहां किसी ने हाथापाई उनके साथ की तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पुलिस जो है एक तरफा कार्रवाई करेगी। हाथापाई दोनों तरफ से हुई है, एक तरफ से नहीं हुई है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं जहां पर भारतीय किसान यूनियन भानुगुट की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में किसानों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई और किसानों की समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करने को लेकर 15 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा गया। साथ ही अधिकारियों से समस्याओं के निस्तारण की मांग की गई। पंद्रह सूत्रीय मांगों का ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा गया, समस्याओं के निस्तारण की मांग की गई। इसी के साथ आपको बता दें कि ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है जहां पर बीकेयू भानुगुट की बैठक का आयोजन किया गया और आपको बता दें 15 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा गया, जिसके बाद अभी सारे बता दें कि धरने प्रदर्शन पर हैं। समस्याओं के निस्तारण की मांग लगातार जारी है। बीकेयू भानुगुट की बैठक का आयोजन किया गया जिसके बाद अभी मामला और ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं जहां पर कानपुर के मूलगंज निवासी सैफू को रंजिश के चलते गोली मार दी गई। गोली लगने से सैफू जमीन पर गिर पड़ा, वहीं हमलावर हवाई फायर करते हुए मौके से भाग निकले। घायल को बता दें कि उर्सला भर्ती कराया गया जहां पर हालत गंभीर होने पर उसे अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही एसीपी बता दें कि स्वरूप नगर कोतवाली समेत भारी पुलिस बल अस्पताल पहुंच गए। चश्मदीद के अनुसार सलमान काना नामक अपराधी ने अपने साथियों के साथ घात लगाकर हमला करा और 10 से 12 हमलावरों ने घेरकर सैफू के पेट पर गोली मार दी। आपको बता दें कि अभी हाल ही में जेल से छूटकर सलमान काना आया और उसने बड़ी घटना को अंजाम दे डाला। ये मुझे क्षेत्रीय लोगों से ये पता चला है कि मतलब कि ये अपने साथियों के साथ अपने भाइयों के साथ गए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे 8-10 लोग घात लगाए बैठे हुए थे इनके ऊपर अटैक करने के लिए, जिससे उन्होंने हवाई फायरिंग भी करी और 4-5 गोलियां भी इनके ऊपर चलाई, जिससे कि इनकी गोली पेट पे लगी है। थाना मूलगंज के अंतर्गत में एक सूचना मिली है कि एक व्यक्ति जिसका नाम सैफू उर्फ बोलू है, उसे एक व्यक्ति के द्वारा गोली मार दी गई। उक्त सूचना पर थाना मूलगंज की फोर्स तत्काल प्रभाव से मौके पर पहुंची। वहाँ पे पहुँचने के बाद में कुछ जांच पड़ताल की गई। जो जिसको गोली लगी है वो अभी हैलेट अस्पताल में यहाँ पे भर्ती हैं, यहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। मौके पे जो लोग उपस्थित हैं, जो उनके मित्र हैं जिनको गोली लगी है, उनसे जो जानकारी की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति है जिसका नाम सलमान काना है, वो अपने साथियों के साथ में इसके पास आया था और ये दोनों आपस में पूर्व से परिचित है और ये अपने घर से लगभग 9:45 से 10 के बीच में अभी रात्रि को गया था और सलमान काना ने फायरिंग करी और जिससे इसके पेट में गोली लगी है। अभी यहाँ पे इलाज चल रहा है। इनके परिजनों के द्वारा जो तहरीर दी जाएगी उस तहरीर के आधार पर सुसंगत धारा मुकदमा पंजीकृत कर लिया जाएगा और इसमें अगली विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। खबर में आगे बढ़ते हैं जहां पर उत्तर प्रदेश के लोनी में नगर निकाय चुनाव के दौरान 2.5 साल की बच्ची हर्षिता के घायल होने पर स्वास्थ्य विभाग ने बच्ची के स्वस्थ होने पर 20,000 रुपए बता दें कि एफडी दी है। बता दें कि बच्ची के माता पिता को लोनी तहसील बुलाकर रेड क्रॉस सोसाइटी में 20,000 रुपए की एफडी दी गई, जो बच्ची के 18 साल पूरे होने पर लगभग 1 लाख रुपए के करीब मिलेगी। इस मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी के पदाधिकारी सहित स्वास्थ्य विभाग की टीम और लोनी उप
जिलाधिकारी साल्वी अग्रवाल भी मौजूद रही। मैम, जो प्रकरण हुआ था बच्चे के साथ एक्सीडेंट का, तो उनको आज बुलाया गया था, क्या प्रावधान का, क्यों बुलाया गया था उनको? ये बच्चे को उनके माता पिता के साथ बुलाया गया था। इसमें रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा बच्चे के नाम पे एक एफडी दी गई है 20,000 रुपये की, जो कि बच्चे के 18 साल होने के बाद उसको उसकी धनराशि मिल जाएगी, ताकि बच्चे की पढ़ाई लिखाई के लिए, आगे के लिए उसकी सहायता हो। क्या स्वास्थ्य कैसा है बच्चे का? बच्चे की स्वास्थ्य अच्छा है, पेरेंट्स सेटिस्फाइड थे, जो ट्रीटमेंट चल रहा है, बच्चे की काफ़ी रिकवरी अच्छी हो रही है। और बाकी साथ में उनकी बात करवा दी गई है कि अगर उन्हें कोई भी परेशानी लग रही हो या कोई भी दिक्कत हो तो वो डॉक्टर्स के साथ सीधा संपर्क करके और बच्चे की कंसल्टेंसी ले सकते हैं। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां पर लखीमपुर खीरी में ग्रामीणों ने वन विभाग की जमीन पर कब्जा किया है। वही जमीन को खाली करवाने पहुंची वन विभाग की टीम और बता दें कि स्थानीय बीजेपी विधायक सामने आमने आ गए और बता दें कि विधायक रोमी साहनी ने वन विभाग की टीम को जमकर लताड़ दिया, जिसके बाद वन विभाग को अपनी टीम के साथ बैरंग वापस लौटना पड़ा। कुछ नहीं है, जंगल विभाग के लोग, वन विभाग के लोग आए दिन मेरे क्षेत्र के गरीबों को परेशान करते हैं और आए दिन ये जेसीबी और गाड़ियां लेकर के आ जाते हैं। और 70 साल से गरीब लोग यहाँ पे अपना खेती बाड़ी कर रहे हैं, अपने घरों में रह रहे हैं, अपने छप्पर डाल के रह रहे हैं। 70 साल हो गए, आज तक इनको किसी ने टच नहीं किया। इधर से ये कुछ दिनों से ये माहौल यहाँ खराब कर रहे हैं, हमारी सरकार की बदनामी हो रही है। हमारे महाराज जी को ये एक साजिश के तहत बदनाम कर रहे हैं और यहाँ कुछ नहीं, गरीबों के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी जीते हैं और गरीब की बात करते हैं और गरीब को किसी भी कीमत पर ना उजाड़ा जाए, ये बार बार वो वहाँ से बोलते हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ के वन विभाग के लोग सुनने को तैयार नहीं है। आए दिन पूरी फोर्स सबके साथ लेकर के आकर के गाँव वालों को धमकाते हैं। तो आज मुझे पता लगा ये कई जेसीबी और कई गाड़ियां लेकर के ये घोला गांव में आए हैं। यहाँ पे गरीबों की जमीनों पर ये अपना कुछ जो भी करना चाहते तो मैं उसको रोकने के लिए आया हूँ। और इनसे मैंने प्रार्थना और निवेदन किया कि आप लोग हमारी सरकार को बदनाम न करें। चलिए इसी कड़ी में अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 5 दिन के लिए हरियाणा, उत्तर पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। और आपको बता दें, अरब सागर से नमी की वजह से उत्तर पश्चिमी भारत में आज और कल आंधी तूफान की आशंका जताई गई है। कल से इसका असर अधिकतर उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा, तो वहीं दिल्ली में अगले 3 से 4 दिन आंधी तूफान की आशंका है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार और झारखंड में बारिश की संभावनाएं जताई है। इस राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। 3 जून तक आयोजित किए जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेल प्रतियोगिता को लेकर गोरखपुर में कई राज्यों के विश्वविद्यालयों से आए 250 से अधिक खिलाड़ियों को प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। यहां बता दें कि रामगढ़ताल के खिलाड़ियों का जमावड़ा देखा जा सकता है। नाव सवार युवा खिलाड़ी अपने चप्पुओं की ताल पर जल की क्रीड़ा बता दें कि कौशल का धमाल मचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की रोइंग प्रतियोगिता के रूप गोरखपुर में पहली बार जल क्रीड़ा की राष्ट्रीय प्रतियोगिता हो रही है। साथ ही इस प्रतियोगिता पूरे देश में ब्रांड यूपी को मजबूती देने के साथ ही साथ कई माध्यम में पूरी प्रभावशाली बनने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहेगा न्यूज वॉच इंडिया के साथ। नमस्कार।
चीन के सामान की ना तो कोई गारंटी होती है और ना ही कोई वारंटी। चीन कब क्या करता है किसी को इसकी भनक भी नहीं लग पाती। बीते कुछ दिनों से चीन का एक रहस्यमयी अंतरिक्ष यान सुर्खियों में है। सोचने वाली बात यह है कि 276 दिन अंतरिक्ष में चक्कर लगाने के बाद ये वापस लौटा है। इसके बाद ड्रैगन ने इसका खुलासा किया है। हालांकि चीन ने यह स्पेसक्राफ्ट किस मकसद से भेजा था इसका अभी तक खुलासा नहीं किया है। इस रहस्यमयी अंतरिक्ष यान की तस्वीर भी जारी नहीं की गई है। बताया ये जा रहा है कि ये अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट X-37B की तरह है। इस चाइनीज अंतरिक्ष यान को पिछले साल अगस्त में लॉन्च किया गया था। जानकारों का कहना है कि चीन का ये एक्सपेरिमेंट स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए बेहद जरूरी है। चीन का यह स्पेसक्राफ्ट स्वचालित है। ये खुद टेक ऑफ करके अपना मिशन पूरा करके वापस आने में सक्षम है। अंतरिक्ष में चक्कर लगा सकता है। पिछले साल लॉन्चिंग के बाद से ही ये यान लगातार धरती का चक्कर लगा रहा था। वहीं इसको देखकर दुनिया भर की सरकारें हैरान रह गई हैं कि आखिर ये वस्तु क्या है, आखिर चीन इसको क्यों छुपा रहा है, इसके पीछे क्या मंशा है। चीन की मीडिया ने तो इसे ऐतिहासिक मिशन बताया है, लेकिन चोरी छुपे चीन क्या चाल चल रहा है किसी को भी इसका पता नहीं है। बीते दिनों चाइनीज गुब्बारा काफी चर्चा का विषय बना रहा, जिसे अमेरिका ने मार गिराया था। इस घटना के बाद चीन और अमेरिका के बीच काफी तनातनी जैसा माहौल चल रहा है। जयेंद्र कुमार, न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। आज न्यूज वॉच इंडिया की टीम वृंदावन में मौजूद है। जी हाँ, वही वृंदावन जहां पर कृष्ण भगवान की और राधा रानी की बेहद खूबसूरत लीलाएं देखने को मिलती है। और ये वृंदावन ऐसा एकमात्र जगह है जहां पर 5500 मंदिर है और उसी 5500 मंदिर में एक सबसे पुराना मंदिर है बांके बिहारी मंदिर का। और वही बांके बिहारी मंदिर में आज हम लोग मौजूद हैं और आप मेरे आसपास का दृश्य देखकर अंदाजा लगा ही सकते हैं। ये पैदल मार्ग है जो बांके बिहारी मंदिर की ओर जाता है और ये वही मार्केट है जहां पर प्रसाद पेड़े से लेकर और तमाम तरीके के लस्सी और खाना पीना जो यहाँ का लोग कहेंगे जैसे प्रसाद है, भोजन है, वो सब यहाँ पर मिलता है और ये बेहद खूबसूरत है। और आप देख सकते हैं पीछे बोर्ड है बांके बिहारी मंदिर जी का, यहाँ से मार्ग जाता है जो कि अंदर जाता है। तो इसी के साथ आज हम यहाँ पर वो सारी तस्वीरें कैद करने आए हैं जो बेहद खूबसूरत है और आपको पकवान किस तरीके से बनता है और यहाँ का जो लोकप्रिय पकवान है पेड़े का प्रसाद जो बांके बिहारी जी को लगाया जाता है वो भी हम आपको दिखाएंगे कि वो कैसा होता है, कहाँ की स्पेशलिटी है और इसी के साथ लस्सी की मेकिंग कहाँ छुपी है किसी से, तो ये सब हम आपको दिखाएंगे। और उसी बीच एक छोटी सी बच्ची थी जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, तो आप देख सकते हैं। इधर आइए, आपका नाम क्या है? शिवानी। कहाँ की रहने वाली हैं आप? जोवलघाटपुर। अच्छा, तो ये यहाँ पर हमने जब इन्हें देखा तो ये बेहद खूबसूरती के साथ डांस कर रही थी। और वेशभूषा की बात की जाए तो देखिए इसने कितने इनोसेंट तरीके से लहंगा सा पहना हुआ है और उसको साड़ी के हिसाब से ड्रेसअप किया हुआ है और ये बेहद खूबसूरत लग रही है। और ये छोटी सी बच्ची डांस भी कर रही थी ना, कैसे डांस कर रहे थे आप? बिल्कुल जैसे छोटी छोटी गोपियां होती है उसकी तरह ये डांस कर रही थी। और यहाँ पर जब इसका डांस देखा तो सारे लोगों की यहाँ पर एक तरह से जमावड़ा लग गया। तो अब इसी बीच हम लोगों से भी जान लेते हैं वो यहाँ पर दर्शन करने हैं, क्योंकि यहाँ से देश विदेश और तमाम तरीके के यहाँ लोकल जो लोग हैं वो भी यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं और सभी की आस्था इस वृंदावन धाम से जुड़ी हुई है और इसी के साथ बांके बिहारी मंदिर से तो जुड़ी हुई है। तो आप कहाँ यहीं पर काम करते हैं? हाँ, चंदन लगाते हैं। अच्छा, चंदन लगाते हैं आप। और यहाँ पर जो तमाम तरीके की क्या कुछ स्पेशलिटी है यहाँ पर, सबसे ज्यादा क्या बिकता है?
यहाँ पे पेड़ा। पेड़ा। हाँ। और यहाँ पर सबसे अच्छा पेड़ा कौन सी दुकान है?